हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डीसी मशीन्स का वन शॉट रिवीजन आप लोग देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में ट्रांसफार्मर का वन शॉट रिवीजन आप लोगों ने देखा हुआ था। ये जो क्लास आज की होने वाली है, भले ही इसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको एक पूरा थॉरो रिवीजन जो है डीसी मशीन्स का मिलेगा। ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इफेक्टिव होने जा रहा है। तो बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। जितने भी मेजर चीजें होंगी वो सब कुछ आपको सिर्फ देखते जाना है। एवरीथिंग इज रिटन इन योर कॉपी। कुछ नोट मत करिए, कोई नोट्स की नीड नहीं है आपको, बस इसको फॉलो कर लीजिए पूरा का पूरा। शुरू से अंत तक देखेंगे, जितना अभी तक पढ़ा हुआ है बेस्ट वे में रिवाइज होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन होता क्या है? डीसी मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करता है इन द डायनामिक फॉर्म। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा हुआ था, और ट्रांसफार्मर के बारे में एक बहुत मेजर चीज हम लोगों ने बोला कि पावर का कन्वर्जन एक सर्किट से दूसरी सर्किट में करता है, लेकिन स्टैटिक फॉर्म में करता है। ठीक है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। दोनों में एक मेजर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ट्रांसफार्मर वॉज अ स्टैटिक मशीन, यहाँ आप जो पढ़ेंगे ये सब डायनामिक मशीन के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पे काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के मशीन होते हैं, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। तो हमारा मॉड्यूल अब यहाँ से शुरू होता है डीसी मशीन्स का, और इस मॉड्यूल में सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में होती है, कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो सबसे पहले तो इन जनरल हम लोग ये समझते हैं कि इन मशीनों को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि मेजर इसका जो आउटपुट निकल के आना है वो रोटेशन के फॉर्म में निकल के आना है, या इनपुट जो प्रोवाइड करोगे वो आप रोटेशन के फॉर्म में करोगे। ठीक है, डीसी मोटर या जनरेटर के एस्पेक्ट से। तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट इज मोटर, सेकंड इज जनरेटर। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखेंगे तो मोटर में भी एसी डीसी दो टाइप के होते हैं, जनरेटर में भी एसी डीसी दोनों टाइप के होते हैं। एसी को अगर आप एक साथ कंपेयर करोगे, कंबाइन करोगे दोनों साइड में, तो एसी में आ गया इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, वैसे इंडक्शन एंड सिंक्रोनस जनरेटर। डीसी की बात किया, दोनों तरफ में अगर मोटर भी डीसी टाइप का है, जनरेटर भी डीसी टाइप का है, तो डीसी मशीन की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो यहां से एस्पेक्ट निकल के आया डीसी मशीन का। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो डीसी मशीन को अब आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है। तो डीसी मशीन्स को अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो इसमें तीन मेजर कैटेगरी होती है। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, सेकंड वन इज द सेल्फ एक्साइटेड, एंड लास्ट इज द परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन्स। सेपरेटली एक्साइटेड जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन पे काम कर रहा होगा, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन जिसमें एक्सटर्नली कोई एक्साइटेशन की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप मेन मशीन को सप्लाई दीजिए और उसके बेसिस पर वो रोटेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन, पीएमडीसी। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन को और फर्दर क्लासिफाई किया तो सीरीज, शंट एंड कंपाउंड डीसी मशीन की कैटेगरी में डिवाइड हुआ। कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करोगे तो क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल, और इन दोनों के अंदर भी आगे का क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो क्यूमुलेटिव में भी लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट होता है, और डिफरेंशियल मशीन के अंदर भी लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट टाइप मशीन होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन। एग्जामिनेशन में 2 नंबर में पूछ सकता है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मशीन्स का जब हम लोग वर्किंग समझते हैं तो यहां पर एक बहुत मेजर एस्पेक्ट आता है निकल के। तो यहाँ पे इसके आगे अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे होती है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है तो स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन में इसके मेजर पोर्शंस को हम लोग समझते हैं। जैसे एक पोर्शन होता है पोल कोर। ठीक है, कि जो पोल्स लगे हुए हैं मशीन के अंदर, उसमें जो कोर होता है वो किस चीज को शो करता है। तो पोल कोर में क्या क्या चीजें होती है, देखो लैमिनेटेड होता है। क्यों लैमिनेटेड होता है? क्योंकि आप सबको पता है कि आप डीसी जनरेटर की बात करो या मोटर की बात करो, इंटरनली आर्मेचर के अराउंड क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट ही बनेगी, है ना। जनरेटर के एस्पेक्ट में मैंने आपको बताया हुआ था कि वहां पर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, ईएमएफ जो क्रिएट होती है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर की होती है। फर्दर जाकर के कम्यूटेटर उसको कन्वर्ट करता है इनटू डीसी। तो वहां पर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होने की वजह से अगर मैं एक सॉलिड कंडक्टर का पोल कोर बना दूंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें एडी करंट्स का क्रिएशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एडी करंट्स होगा और हिस्टेरेसिस होने का खतरा है। तो उसको दूर करने के लिए, खासतौर पर एडी करंट को दूर करने के लिए, मैंने लैमिनेटेड थिन शीट्स के फॉर्म में पोल कोर का कंस्ट्रक्शन देखा। देन उसके बाद सिलिकॉन स्टील का हम लोगों ने यूज किया कि हिस्टेरेसिस को नेग्लेक्ट किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। तो फील्ड वाइंडिंग्स को यहाँ पर हम लोग प्लेस करते हैं, किस पर? पोल कोर पर। ठीक है, फील्ड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में क्रिएट होता है यूजुअली, अगर परमानेंट मैग्नेट नहीं पढ़ रहे हो आप तो सेल्फ एक्साइटेड के अंदर फील्ड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में क्रिएट होता है, और आर्मेचर जो है, रोटेटिंग टॉर्क जो है, वो जिस जगह क्रिएट हो रहा होता है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता ही है। ठीक, पोल कोर के एंड पर शूज बने होते हैं इस तरीके से, देखिए कोर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, एंड देन उसके बाद वी फाउंड कि ऐसे पोल शूज होते हैं।
तो ये जो हिस्सा कहलाता है, दिस इज द पोल कोर एंड दीज आर द पोल शूज। दोनों में ये मेजर डिफरेंस होता है। तो पोल शूज को इस तरीके से स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है फील्ड को ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैलाने के लिए, फील्ड को ज्यादा से ज्यादा एरिया में एनहेंस करके आर्मेचर के अराउंड प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, पोल शूज भी लैमिनेटेड फॉर्म में ही होते हैं और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम लोग पोल शूज में ही प्लेस करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में आज के लेक्चर में आगे चल के समझेंगे। देन उसके बाद होती है हमारे पास फील्ड वाइंडिंग्स। फील्ड वाइंडिंग्स में हम लोग कॉपर या एल्यूमिनियम किसी भी वायर का कंडक्शन क्रिएशन कर सकते हैं यहाँ पर यूज, और इनको हम लोग कंसंट्रेट करते हैं ओवर द पोल कोर, तो इसलिए इनको हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग भी बोलते हैं। पोल कोर पर ही कंसंट्रेटेड होती है, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में आप देखोगे वो आर्मेचर के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, तो इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो शंट मशीन के अंदर थिन वायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, एंड सीरीज मशीन के अंदर थिक वायर होगा विथ लेस नंबर ऑफ टर्न्स। रीजन बीइंग रेजिस्टेंस, दोनों जगह पे रेजिस्टेंस के एस्पेक्ट के हिसाब से ये चीज होता है। जब आप थिन वायर यूज करते हो, लार्ज नंबर ऑफ टर्न यूज करते हो, तो आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, एल इंक्रीज हुआ, वायर थिन हुआ मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। किसके केस में? डीसी शंट मशीन के केस में। तो शंट डीसी मोटर के केस में इसीलिए रेजिस्टेंस हाई दिखता है आपको। फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो होता है या शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस बोल रहे जिसको आरएसएच से शो करते हैं, इसकी वैल्यू हाई रहती है इसीलिए। सीरीज में उल्टा रहता है, सीरीज में हम लोग थिक वायर यूज करते हैं, लेस टर्न्स। थिक वायर यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो गया, और लेस नंबर ऑफ टर्न्स इसका मतलब लेंथ जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एरिया इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ, लेंथ जो होगा वो रिड्यूस हो गया तो रेजिस्टेंस और कम हुआ। क्यों? क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है, तो आर्मेचर करंट उसके थ्रू फ्लो होनी है। जब भी आर्मेचर करंट का फ्लो हो रहा है, वो जितना बेटर फ्लो होगा, टॉर्क उतनी गुड अमाउंट में क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप नहीं चाहोगे कि वहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, और रेजिस्टेंस ना इंक्रीज हो उसके लिए आपको ये कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा सीरीज डीसी मशीन में। ठीक, तो इसके हिसाब से ये दोनों फील्ड वाइंडिंग का प्लेसमेंट होता है। बात करें कंपनसेटिंग वाइंडिंग की, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जैसा कि मैंने आपको बताया पोल शूज में प्लेस्ड होती है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस होता है आर्मेचर रिएक्शन को नलीफाई करना। आगे चल के आज आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको इसका इफेक्ट मैं और क्लियर करता जाऊंगा। देन उसके बाद ब्रशेस होती हैं, ब्रशेस कनेक्शन क्रिएट करती हैं। हमारे डीसी मशीन के आर्मेचर के बाद जो आगे कम्यूटेटर पोर्शन आता है उससे आउटपुट साइड या इनपुट साइड से प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि सिंपल सी बात है, रोटेटिंग मशीन है, अगर डायरेक्टली वायर कनेक्ट कर दोगे तो वायर ट्विस्ट अप हो जाएगा पहले रोटेशन में। ऐसा ना हो उसके लिए ब्रशेस यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि कार्बन ब्रश है, लेकिन हर जगह कार्बन नहीं यूज होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द मशीन रेटिंग हम उसका यूज करते हैं। तो कार्बन या ग्रेफाइट दोनों यूज होता है। कार्बन यूजुअली लो रेटिंग मशीन के लिए यूज होता है। ठीक है, हायर रेटिंग मशीन के लिए इलेक्ट्रोग्रेफाइट यूज होता है। एजे के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। देन इसके बाद हमारे पास रोटर है। रोटर मतलब सभी रोटेटिंग पार्ट्स का कॉम्बिनेशन। रोटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रोटेटिंग पार्ट्स। स्टेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्टैटिक पार्ट्स। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट में जो आते हैं, जैसे पोल आ गया, पोल शूज आ गए, है ना, ये सब जितना पोर्शन है, या योक जो पूरा का पूरा ओवरऑल है, ये सब कुछ जो है वो स्टेटर के अंदर आता है। रोटर के अंदर हर रोटेट होने वाली चीज आती है, तो कम्यूटेटर बोल सकते हो आप, आर्मेचर कोर बोल सकते हो, आर्मेचर वाइंडिंग्स बोल सकते हो, ये सब कुछ रोटर पोर्शन का हिस्सा होता है। तो आर्मेचर कोर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल सेगमेंट है, इसमें स्लॉट्स लग बने होते हैं, ऐसे थिन स्लॉट्स जो हैं वो लगे होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग इन्हीं स्लॉट्स के भीतर की जाती है। यही जो स्लॉट्स है इनमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, और इसको सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। थिकनेस इसकी 0.35 mm की अप्रॉक्स की रहती है। अब आर्मेचर वाइंडिंग जब हम लोग करते हैं तो ये वाइंडिंग भी दो प्रकार से होती है। एक कंडीशन होता है कि लैप वाइंड होता है, दूसरे केस में वेव वाउंड मशीन्स बनती है। ठीक है, अगर लैप वाइंडिंग है, नॉर्मली कॉपर से ही हम लोग वाइंडिंग करते हैं। लैप वाउंड मशीन के अंदर आप देखोगे ए की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू क्या होती है? पी होती है। पी इज द नंबर ऑफ पोल्स। ए क्या होता है? ए किस चीज को बोलते हैं? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर कोर। ये पैरेलल पाथ कितने होंगे? उतने ही होंगे जितने पोल्स होंगे, उसके बराबर। वेव वाइंडिंग के केस में, जो कि इस तरीके से होती है वाइंडिंग, इसके केस में ए की वैल्यू इक्वल टू 2 होती है। ठीक है, आगे चल के आप इसके अंदर सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स पढ़ते हैं, जब आप डिटेल्ड में मशीन पढ़ते हैं तो वहां पर इसका कैलकुलेशन भी सीखते हैं हम लोग पूरा। बट यहाँ फर्स्ट ईयर में डीसी मशीन के अंदर आपको ये सब करने की नीड नहीं है एडिशनली, तो आप इतना पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के समय डेटा बहुत काम का है। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। तो लैप एंड वेव वाइंडिंग। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट ना वो हिस्सा होता है मशीन का जो आपको उस मोटर से बाहर, जब वो पूरा पैक्ड स्टेट में होता है तो उससे बाहर निकला हुआ हिस्सा दिखाई देता है, जिस पर कि हम लोड अप्लाई करते हैं। जनरेटर का केस है तो शाफ्ट को ही हम लोग एक्सटर्नली टरबाइन के हेल्प से या एक्सटर्नल एनर्जी के हेल्प से
मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करता है रोटेशन के फॉर्म। तो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होना चाहिए, स्टील का बना होता है यूजुअली, और बेयरिंग्स भी स्टील की बेयरिंग्स बनी होती है। कम्यूटेटर का पर्पस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सप्लाई प्रोवाइड करता है ये, सप्लाई आउटपुट फ्रॉम द इंड्यूस्ड एसी टू डीसी। इनपुट एसी सप्लाई होगा, वहां से डीसी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करने का काम कम्यूटेटर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं, और बीच में जैसे सेगमेंट 1 है, 2 है, 3, 4, 5, इनके बीच का जो हिस्सा होता है वो इंसुलेटेड होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है एक दूसरे से। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन यहाँ प्रोवाइड होता है माइका से, हम लोग प्रोवाइड करते हैं चीज। ठीक है, तो माइका इंसुलेशन बोलते हैं इसीलिए इसको। और वाइंडिंग्स का कनेक्शन, वायर का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कॉपर के बने होते हैं ये स्लॉट। देन इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन पे आ गए थे हम लोग। हम लोगों ने बोला डीसी मशीन का ऑपरेशन जो होता है उसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ लॉरेंट्ज फोर्स जो है ये भी यहाँ पे वर्क करती है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक, तो ये लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वेशन हम लोग इस फॉर्म में स्टडी करते हैं कि अगर लॉरेंट्ज फोर्स एफ का एक्सप्रेशन देखना हो तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक कंडीशन, तो इसी को Q इंटू ई प्लस वीबी के फॉर्म में हम लोग देखते हैं इस लॉरेंट्ज फोर्स को। ठीक है, हेलो। हाँ, मुझे लगता है अभी ऑडियो जो है वो ठीक ठीक हो गया होगा, रिस्टोर हो गया फिर से। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऑडियो रिस्टोर हो चुका है। अब हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। भाई प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ने के समय एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीसी मशीन में डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आउटपुट, या फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। पहला वाला जो केस था जनरेटर पे लागू होता है, दूसरा वाला जो केस है मोटर के केस में लागू होता है, क्योंकि मोटर में आपको आउटपुट में रोटेशन या मैकेनिकल आउटपुट चाहिए होता है, तो उस हिसाब से आप देखते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप जनरेटर की बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मोटर की बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में तीनों फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट रखना होता है आपको। ठीक है, थंब, ठीक, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। तो ये दोनों चीजें जो, ये तीनों जो फिंगर्स होते हैं, इन ये तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट रखना है। अब इसमें FBI बोलो आप रूल को याद रखने के हिसाब से, FBI। ठीक है, थंब इज फॉर F मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन, B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और I इंड्यूस्ड करंट आउटपुट। राइट हैंड से अगर मैं बता रहा हूं तो जनरेटर के केस में, ठीक है, और लेफ्ट हैंड से अगर मैं बता रहा हूं तो यहाँ पे मैं FBI ही बोलूंगा, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा? थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो कर रहा है जो ये मशीन आउटपुट में देगा, तो फिर ये B को शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये जो मिडिल फिंगर है ये शो किस चीज को कर रहा है? ये बता रहा है इंड्यूस्ड करंट। अब ये इंड्यूस्ड करंट नहीं बताएगा, ये इनपुट करंट को शो करेगा। ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन क्या है, जो आपने इनपुट दिया वो वायर के साथ अलाइन करिए आप इसको, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मशीन में फोर्स किस दिशा में लगेगा, किस डायरेक्शन में रोटेट होगी। तो ये लेफ्ट हैंड का जो रूल होता है ये हम लोग मोटर के लिए अप्लाई करते हैं। राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल फॉर डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये इसका पूरा बेसिक्स था, तो इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था आप लोगों को, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। देन उसके बाद हम लोगों ने बोला कि अगर ईएमएफ इक्वेशन जो कि पूछता है आपसे एग्जामिनेशन में, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। अब जब मैंने डीसी मशीन बोला तो ये जनरलाइज है, मोटर पे भी लागू होगा, जनरेटर पे भी लागू होगा। ये जो ईएमएफ इक्वेशन में बता रहा हूं, दिस इज द इंटरनल सर्किट फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट यानी कि मशीन के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको ये देखना होता है कि मशीन के इंटरनल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो वो चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, इन बोथ द केसेस कंडक्शन रिमेन्स सेम। कंस्ट्रक्शन जो होता है इनका वो सेम होता है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के भीतर। तो कंस्ट्रक्शन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए जनरलाइज फॉर्म में आपसे एग्जामिनेशन में अगर कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि कंस्ट्रक्शन विद डिटेल डायग्राम, तो आप प्रॉपर डायग्राम शो करिए और कंस्ट्रक्शन उसका जितना, जैसे मैंने अभी बताया, प्रॉपर आप पूरा वहां लिख के आ सकते हैं। ठीक
ठीक है, वो चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन शो करिएगा। अब ईएमएफ इक्वेशन जब पूछेगा आपको इंटरनल सर्किट फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा इनिशियली ईएमएफ हम लोग लिखते कैसे हैं। हम लोग लिखते हैं ईएमएफ का एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फराडे के नियम के हिसाब से अगर डिफाइन करें तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगी किसी बॉडी के अंदर, किसी कंडक्टर के भीतर, वो किससे प्रोपोर्शनल होगी? वो प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स में कितने का बदलाव आ रहा है? कौन सी फ्लक्स? लिंक्ड फ्लक्स। जो फ्लक्स लिंक हो रही है उस वायर के साथ, वही डिसाइड करेगी कि ईएमएफ कितना वहां पे बन रहा है, कि ईएमएफ वहां इंड्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ किससे प्रोपोर्शनल होगा? फ्लक्स लिंकेज से प्रोपोर्शनल होगा। तो लिंक्ड फ्लक्स में कितने का बदलाव आ रहा है, उसी हिसाब से ईएमएफ में चेंजेस दिखेगा आपको। अगर एन कांस्टेंट है तो एन मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले डी फाई पता करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि फ्लक्स में क्या चेंजेस हुआ। तो हम लोगों ने बोला फ्लक्स लिंक्ड पर कंडक्टर एक रेवोल्यूशन के लिए, एक नंबर ऑफ टर्न के लिए, एक कंडक्टर में कितनी फ्लक्स लिंक होती है, तो दैट इज गिवन एज पी फाई। ठीक है, पी मतलब नंबर ऑफ पोल्स मल्टीप्लाइड विद फ्लक्स पर पोल, फाई का मतलब क्या हो गया? फ्लक्स पर पोल, एक पोल से होने वाली फ्लक्स, और पी इज द नंबर ऑफ पोल्स। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक पूरे मशीन के फुल रोटेशन में जितने भी पोल्स होंगे, 2 पोल की मशीन होगी, 4 पोल की मशीन होगी या 6 पोल की होगी, तो वो सभी से होने वाला इंडिविजुअल फ्लक्स का टोटल मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो टोटल फ्लक्स पता चल गई यहाँ से कि कितनी फ्लक्स हो रही है यहाँ पे, इसमें कितने का चेंजेस आ रहा है। नाउ अब आपको देखना है टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन पूरा करने में समय कितना लग रहा है। तो टाइम को हम लोग बोलते हैं टी इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर देखो तो इट इज गिवन एज 1 अपॉन एन रोटेशन। अब ये जो एन है ये रेवोल्यूशंस है पर सेकंड में, और मुझे क्या चाहिए, क्योंकि टाइम इन सेकंड्स था तो ये भी सेकंड्स के फॉर्म में आएगा, तो 1 अपॉन सेकंड के फॉर्म में आया। मुझे इसको अगर आरपीएम में कन्वर्ट करना है तो मैं 60 बाई एन से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर फॉर वन रेवोल्यूशन, अब मैं ये पूरा एक्सप्रेशन को एक साथ पुट कर देता हूं, तो एन पी फाई अपॉन 60। ठीक है, फाई एन पी अपॉन 60, ये एक्सप्रेशन आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड का। लेकिन अब अगर मुझे सपोज कर लो कि मशीन के अंदर जितने कंडक्टर्स हैं पूरे कंडक्टर्स के लिए शो करना है इसी को, मतलब एक स्लॉट में जितने भी कंडक्टर्स हैं, मैंने बोला था कि आर्मेचर वाइंडिंग को स्लॉट्स के फॉर्म में करते हैं हम लोग। तो लेट अस से कि आपकी मशीन है और इसके एक स्लॉट के भीतर, ठीक है, ये मशीन है और इसके हर एक स्लॉट के भीतर वाइंडिंग हो रखी है जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स के होंगे। लाइक दिस। तो यहां पर वाइंडिंग जो है वो की गई है। ठीक है, अब इस वाइंडिंग के बारे में अगर कोई हमसे पूछता है और इसको एक्सप्रेस करना है हमको, ठीक है, हमको ये बताना है कि यहां एक स्लॉट में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, ये शो करना है। तो पहले आप बोलो टोटल कंडक्टर्स कितने हैं, तो टोटल कंडक्टर मैंने बोला Z है। Z क्या है? टोटल कंडक्टर। आराम से देखिएगा लेक्चर, अभी पूरा एंड तक देख लेंगे, सारी चीज समझ आ जाएगी। Z इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर एंड A इज द पैरेलल पाथ, जिसको हम लोग स्लॉट बोल रहे हैं। ठीक है, A वही पैरेलल पाथ है। तो अगर मुझे एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर लगे हुए वो जानना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला पूरी मशीन में 120 कंडक्टर्स हैं टोटल। कितने बोला मैंने? 120 बोला। ठीक है, अब मैंने बोला ये पूरे 120 कंडक्टर ना 12 स्लॉट्स में डिवाइडेड है, 12 स्लॉट्स में। तो सिंपल मैथमेटिक्स से आपको कोई पूछेगा एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं, आप क्या करोगे? 120 डिवाइड बाई 12 करोगे। बस यही मैंने भी किया है यहाँ पे। Z बाई ए करने से मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने थे डिवाइडेड बाई एक स्लॉट, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने, उससे पता चल जाएगा कि हर स्लॉट में इक्वली कितने अमाउंट ऑफ कंडक्टर्स डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब उससे मुझे पता चलेगा ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है इस मशीन के अंदर पर स्लॉट के ऑल कंडक्टर्स को फॉलो करते हुए इन वन रेवोल्यूशन, वो कितना होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आता है 5Z NP अपॉन 60 है। यहाँ भी मार्क था इंपॉर्टेंट, मैं अभी दोबारा से मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, बहुत काम का। ये एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल इसी से बनता है, डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछता है इसी का, और ज्यादा नंबर में पूछता है इसका डेरिवेशन, तो काम का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो ये कॉमन होता है डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर के केस में। अगर डीसी मोटर का केस होगा तो बैक ईएमएफ से हम लोग शो करते हैं 5Z NP अपॉन 60 है, एंड फॉर द केस ऑफ डीसी जनरेटर इट इज शोन विद EG इज इक्वल टू 5Z NP अपॉन 60 है। ठीक है, तो EB और EG के फॉर्म में, EG इज द जनरेटेड ईएमएफ, EB इज द बैक ईएमएफ, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम लोग। तो आफ्टर दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है हमारे पास टॉर्क इक्वेशन। अब डीसी मशीन का टॉर्क इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ था, ये पूरा डेरिवेशन प्रॉपर फॉलो करिएगा आप। और इस डेरिवेशन के एंड में हमको ये पता चलता है कि टाउ ए जो होता है आर्मेचर टॉर्क, इट इज गिवन एज फाई जेड पी इंटू आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। ए की वैल्यू डिपेंड करेगी वाइंडिंग किस टाइप का है। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, उसके हिसाब से ए की वैल्यू डिसाइड होगी। लैप वाइंडिंग होगा तो ए इक्वल टू पी, वेव वाइंडिंग होगी तो ए इक्वल टू 2। देन उसके बाद 1/2 पाई की वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.159 आता है। ठीक है, इसमें से कांस्टेंट पोर्शंस को अलग कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करती है सबसे ज्यादा, वेरिएबल के फॉर्म में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आर्मेचर करंट में अगर किसी भी टाइप का वेरिएशन होगा, फाई में किसी भी टाइप का वेरिएशन होगा तो आर्मेचर टॉर्क पे असर पड़ेगा। इसीलिए आर्मेचर करंट जो होता है इसको कंट्रोल करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, समझेंगे आगे चल के टॉर्क कंट्रोल के बारे में। तो ये टॉर्क एक्सप्रेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईएमएफ इक्वेशन एंड टॉर्क एक साथ पूछता है 7 मार्क्स के अंदर, कई बार एक ही क्वेश्चन में कंबाइन रहता है। ठीक है, न्यूमेरिकल तो बनता ही है, प्लस साथ में थ्योरी क्वेश्चन के हिसाब से भी है। बहुत काम का पॉइंट, इसको जरूर से रिवाइज करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए ये लिखा हम लोगों ने कि ए पी और जेड जो है ये तीनों फिक्स्ड है, तो आर्मेचर टॉर्क इट इज 5 टाइम्स आई ए, इसी से प्रोपोर्शनल होता है 5 इंटू आई ए पे। तो फ्लक्स में चेंजेस होगा तो आर्मेचर टॉर्क में चेंज होगा, और आई ए में चेंज होगा तो भी आर्मेचर टॉर्क में चेंजेस होगा। दिस इज विच फ्लक्स, इसको बोलते हैं मेन फ्लक्स या फील्ड फ्लक्स, जो रिस्पॉन्सिबल है ना ओवरऑल मशीन के अंदर बाकी की पूरी वर्किंग को कंडक्ट कराने के। ठीक है, तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। जब मशीन रन कर रही है, मशीन के रनिंग के ड्यूरेशन में हमको ये समझ में आता है कि स्पीड उसकी इंक्रीज होती है, बैक ईएमएफ भी बढ़ता है। कैसे, आपको सबको पता है कि बैक ईएमएफ जो होता है ईबी इज इक्वल टू 5Z NP डिवाइडेड बाई 60A। ठीक है, तो अगर मैं बैक ईएमएफ का एक्सप्रेशन देखूं, ये किससे प्रोपोर्शनल है? कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, Z कांस्टेंट है, ठीक है, और P कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, 60 भी कांस्टेंट है। तो क्या क्या रहेगा, 5 इंटू N, इसी से प्रोपोर्शनल हुआ ना बैक ईएमएफ डिवाइड बाई 60 अगर करो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल किससे हुआ, 5 और N से प्रोपोर्शनल हुआ। N किससे प्रोपोर्शनल हुआ, N इज प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5। स्पीड कंट्रोल जब पढ़ेंगे हम लोग, देखना आपकी स्पीड कंट्रोल के लिए बैक ईएमएफ और फ्लक्स इसी दोनों का कंट्रोल करते हैं हम लोग, इसी दोनों को ऑल्टर करके हम लोग स्पीड को काबू में रखते हैं। फिलहाल अगर बैक ईएमएफ की अगर बात होगी तो 5 और N के ऊपर ये डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा उससे। ठीक, तो हमको पता है कि अगर N यहाँ से बढ़ता है, स्पीड इंक्रीज होती है तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, और बैक ईएमएफ अगर बढ़ेगा तो IA जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस हो जाएगा, तो देखो यहाँ से अगर बैक ईएमएफ इंक्रीज हुआ तो आपका IA का एक्सप्रेशन क्या है, VT माइनस EB अपॉन RA। ये कैसे आया, कोई भी मशीन के केस में अगर आप देख लो तो VT का एक्सप्रेशन आएगा, मतलब इन जनरल अगर एक मैं डीसी मशीन की बात करूं तो VT का एक्सप्रेशन आएगा बैक ईएमएफ माइनस IARA। ठीक है, बैक ईएमएफ प्लस IARA, ये VT का एक्सप्रेशन अगर मैं मोटर की बात कर रहा हूं तो। ठीक है, अब अगर सपोज कर लो मुझे यहाँ से IA की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं भेजूंगा, ये हो जाएगा VT माइनस EB डिवाइडेड बाई RA, दिस इज द वैल्यू ऑफ IA। उसी बेसिस पे ये एक्सप्रेशन निकल के आया। ठीक है, तो मेरा आर्मेचर करंट जो होगा वो EB से उल्टा चलेगा ना, बैक ईएमएफ अगर बढ़ेगी तो न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, और ये छोटा होगा तो IA की वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक, तो ये सिचुएशन बहुत काम की होती है यहाँ पे। तो मशीन जब रनिंग कंडीशन में होता है तब तो दिक्कत नहीं है, बैक ईएमएफ इंक्रीज हो रही होती है, स्पीड बढ़ रहा होता है, और आर्मेचर करंट कम रिक्वायर्ड हो रही होती है। लेकिन जब मशीन को आप स्टार्ट करते हो तब क्या होता है, मशीन के स्टार्टिंग के समय तो स्पीड 0 होती है, स्पीड अगर 0 है तो EB 0 है, और EB अगर 0 है तो IA की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सबको पता है ना, VT माइनस EB अपॉन RA मैंने बताया। इफ EB बिकम्स इक्वल टू 0 तो आर्मेचर करंट तो सीधे सीधे VT पे डिपेंड करेगी। आर्मेचर करंट किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली VT पर डिपेंड करेगी, जो टर्मिनल वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया या टोटल वोल्टेज। ठीक है, डिवाइड बाई RA। अब आर्मेचर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, हो सकता है 0.5 होगा, 0.25 होगा, 0.75 होगा, लोएस्ट वैल्यू पर रखते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को। ठीक है, ताकि आर्मेचर करंट के फ्लो में दिक्कत ना जाए। आर्मेचर की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी IA की वैल्यू उतनी हाई होगी। तो सपोज कर लो कि आपका VT 200 था, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 है, तो करंट 400 एम्पियर की फ्लो होगी वहां पे। उस करंट को भी कंट्रोल करना जरूरी है ताकि आपकी वाइंडिंग्स जो है वो बर्नआउट ना हो जाए। कब,
ड्यूरिंग द स्टार्टिंग के समय इस चीज का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंडीशन पर हम लोग जो है कंपनसेशन का इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस, एडिशनल रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, जिससे कि मोटर को प्रोटेक्ट करेगा ह्यूज करंट ड्रॉ करने से। ठीक है, तो लोड अगर सडनली डिक्रीज होगी तो एन इंक्रीज होगा, ईबी जो होगा वो इंक्रीज होगा, आर्मेचर करंट कम होगी, टाउ ए कम होगा। तो कोई एक्सेसिव करंट का ड्राइंग जो होगा वो अननेसेसरीली यहाँ पर नहीं होता है। अगर लोड सडनली इंक्रीज होती है तो क्या होता है, तो बैक ईएमएफ कम होगा, स्पीड कम होगी तो बैक ईएमएफ कम होगा, बैक ईएमएफ कम हुआ तो आईए इंक्रीज हुआ, टाउ ए भी बढ़ा। तो आपने देखा कि मशीन दोनों डायरेक्शन में अपने आप को रेगुलेट करके बराबर कर देती है। सडनली लोड इंक्रीज हुआ या सडनली लोड रिमूव हुआ, इन बोथ द केसेस मशीन वापस से अपने आप को रेगुलेट कर सकती है। इसीलिए हम लोग इसको सेल्फ रेगुलेटिंग या सेल्फ कंपनसेटिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं डीसी मशीन के भीतर। ठीक है, जो इनहेरेंट होता है डीसी मशीन में। स्पेसिफिकली बात करें डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर को हम लोग सेल्फ एक्साइटेड एंड सेपरेटली एक्साइटेड के फॉर्म में डिवाइड किए। सेल्फ एक्साइटेड में मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करते हैं, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया, डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव, एंड इन दोनों को लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट के फॉर्म में आप क्लासिफाई कर सकते हो सेपरेटली। तो डीसी जनरेटर की ही अगर प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, तो डीसी जनरेटर के अंदर अगर डीसी शंट जनरेटर की हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज कर लो आप, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। अगर इसमें डीसी शंट जनरेटर की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या एस्पेक्ट है, चलिए देखते हैं। इन द केस ऑफ डीसी शंट जनरेटर, ये देखिए क्लासिफाई किया, शंट बाउंड डीसी जनरेटर आया। तो शंट बाउंड डीसी जनरेटर आया। अब हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पे शंट, सीरीज, कंपाउंड जो भी बताएगा, दैट इज ऑलवेज फॉर द फील्ड वाइंडिंग केस। हमेशा ये फील्ड वाइंडिंग की सिचुएशन को, उसकी कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग शंट मतलब फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में लगी होगी इसके। ठीक, यहाँ पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग को हमेशा हायर नंबर ऑफ टर्न्स एंड थिन कंडक्टर का बनाते हैं। ठीक, अब इनिशियली जो हमारी मशीन होती है, अब क्योंकि हम लोग जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि इनिशियल इसके अंदर हम लोग फील्ड में कुछ अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड पहले से रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियली अगर मशीन रेस्ट के स्टेट में और कोई परमानेंट मैग्नेट तो है नहीं हमारे पास, तो वहां पे कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है। अब आप मशीन को रोटेट भी करवाओगे तो सेट ऑफ कंडक्टर्स को रिलेटिव मोशन करना होगा फील्ड या फ्लक्स के रिस्पेक्ट में। जब वहां कोई फ्लक्स ही नहीं होगी, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? तो इस फिनोमेना को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, या इस फिनोमेना को प्रैक्टिकली सही साबित करने के लिए, सही बनाने के लिए हम लोग इनिशियली कुछ अमाउंट का एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड के अंदर पहले से क्रिएट करके रखते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम होता है, जब ये इन मशीनों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ठीक है, अब फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल सप्लाई अगर हम आउटपुट के फॉर्म में ले रहे हैं, ये जनरेट करके आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, तो आर्मेचर करंट यहाँ से 2 पार्ट में स्प्लिट होगी, एक ISH और दूसरी IL। लेकिन इनिशियली मैं कोई भी लोड नहीं कनेक्ट करूंगा इस मशीन में, क्योंकि अगर मैंने लोड कनेक्ट कर दिया तो करंट जो होगी वो कम हो जाएगी, शंट में फील्ड में जाने वाली करंट। अब यहाँ पे हम लोग पहले से मैन्युफैक्चरिंग के समय जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स रखते हैं ना, उससे ये मशीन से में बनने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी बहुत स्मॉल ही होगा। उसको इंक्रीज करने के लिए मुझे यहाँ करंट भेजना पड़ेगा। करंट की वैल्यू फील्ड के अंदर ज्यादा जाएगी तो ओवरऑल जो फील्ड होगा वो बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो मेरी मशीन ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर पाएगी। यही इसका रीजन है। हाँ, तो इसीलिए अगर मैं लोड कनेक्ट कर दूंगा तो करंट डिवाइड हो जाएगी, जिससे कि ये फील्ड बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं इनिशियली लोड नहीं कनेक्ट करूंगा। तो इससे क्या समझ में आया, डीसी शंट जनरेटर जो होगा वो इनिशियली नॉन अनलोडेड कंडीशन पे वर्क करेगा, उस पर लोड कनेक्ट करने की नीड नहीं है आपको। तो क्या होगा, आर्मेचर करंट पूरी की पूरी शंट फील्ड के अंदर जाएगी। अब शंट के अंदर अगर गई तो वहां से क्या होगा, वो फील्ड को दोबारा इंक्रीज करेगी, फील्ड को इंक्रीज करेगी तो आर्मेचर करंट और ज्यादा होगी और फील्ड के अंदर जाएगी। तो ये प्रोसेस होते हुए फील्ड जो होता है हमारा स्ट्रांग होता है, मशीन का रोटेशन, मशीन का जो आउटपुट होता है वो बढ़ता है, यहाँ से वोल्टेज बिल्डअप बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक, देन इसके बाद इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा कि जनरेटेड ईएमएफ का एक्सप्रेशन था VT प्लस IARA प्लस VB। VB ऑप्शनल होता है ब्रश ड्रॉप के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में ब्रश ड्रॉप दिया होगा तो इसको फॉलो करिएगा, नहीं दिया होगा तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। वैसे आर्मेचर करंट ISH प्लस IL के फॉर्म में, और IA और ISH नो लोड कंडीशन में दोनों सेम ही होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो EG इज इक्वल टू 5Z NP/60 है, वोल्टेज बिल्डअप हमको कराना है यहाँ पे। तो EG इज प्रोपोर्शनल टू 5, जितना 5 इंक्रीज होगा उतनी जनरेटेड ईएमएफ बढ़ती चली जाएगी। और 5 किस पे डिपेंड कर रहा है, Ni/S के ऊपर। तो 5 इज प्रोपोर्शनल टू I, तो करंट जितनी भेजोगे उस हिसाब से 5 बढ़ेगा। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग कभी भी इसको लोडेड कंडीशन में नहीं स्टार्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज स्टार्टेड इन द नो लोड कंडीशन। कौन सी मशीन? डीसी शंट जनरेटर। ओके ठीक है। शंट वाइंडिंग के अंदर हायर नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे, ठीक है। रीजन क्या? रीजन बीइंग कि हायर नंबर ऑफ टर्न्स अगर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स हमको इंक्रीज करना है, एन को इंक्रीज करना है, ठीक। तो मैग्नेटिक सर्किट के हिसाब से हम सबको पता है एमएफ जो होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इज गिवन एज फाई एस, इज गिवन एज एन आई, इज गिवन एज एच एल। यहाँ एन रोटेशन नहीं है, यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि फाई एस इज इक्वल टू एन आई लिखा है हम लोगों ने, एंड फाई इज इक्वल टू एन आई अपॉन एस हो रहा है यहाँ से। एस इज फॉर रिलक्टेंस, मैग्नेटिक रिलक्टेंस, ठीक है। एन जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स है, आई सप्लाई करंट है, और एस इज रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ठीक। इस पोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है फाई। तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करूंगा तो फाई भी वहां पे इंक्रीज होगा। तो इसी एस्पेक्ट से इसी शंट जनरेटर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया जाता है, सो दैट कि उससे फाई इंक्रीज हो सके। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने से एक चैलेंज और है कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा वहां, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम इसको एक लिमिट में रखेंगे, इसकी भी क्रिटिकल वैल्यू होती है, उससे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है। तो एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म में डीसी शंट जनरेटर का कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। अब एक बार ये डीसी सीरीज जनरेटर का भी केस मैं आपको शो कर देता हूं। ठीक, ये है। ठीक है, डीसी जनरेटर का ये कंडीशन देख लिया लास्ट, इसको पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। और डीसी शंट यहां से पढ़ने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब डीसी सीरीज को भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन बनाते हैं एक इसके ऊपर। ठीक, अब डीसी सीरीज जनरेटर को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? इसको हम लोग हमेशा ऑन लोड कनेक्ट करेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर है डीसी सीरीज जनरेटर का, ये सर्किट डायग्राम है। सीरीज में आरएसी की वैल्यू हम लोग एज लो एज पॉसिबल रखेंगे ताकि करंट का फ्लो इजी हो जाए। आर्मेचर करंट जो यहां से निकलेगी आईएससी या आईएल, ये सब सेम होगी, सारी की सारी इक्वल होगी, ठीक है। इस मशीन को अगर मैं नो लोड कंडीशन पर रन करूं तो क्या दिक्कत होगा, इसको समझते हैं। लेकिन जनरेटेड ईएमएफ का एक्सप्रेशन डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्म में शो कर सकते हैं। आई ए आर ए एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप आईएससी आरएससी, और तीसरा ड्रॉप प्लस ड्रॉप ऑप्शनल। आई ए और आईएससी दोनों सेम है, तो आई ए कॉमन निकाल के आर ए प्लस आरएससी के फॉर्म में आप शो कर सकते हो उसको, ठीक है। इसका यूज जो होता है, इस मशीन को हम लोग हमेशा ऑन लोड कंडीशन पे ही रन करेंगे ना, ऑन लोड कंडीशन पे, नो लोड पे नहीं रन करेंगे। ऑन लोड पे रन करने से फायदा ये है कि वोल्टेज बिल्डअप हमको इनिशियली मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, 200 वोल्ट का डीसी सीरीज जनरेटर है। अगर लाइन करंट 20 एम्पियर है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 की है, तो अज्यूमिंग अ ब्रश ड्रॉप ऑफ 1 वोल्ट पर ब्रश, ध्यान रखिएगा 2 ब्रश है तो इंटू 2 करेंगे इसको। व्हाट विल बी द जनरेटेड ईएमएफ? गिवन क्वांटिटीज पूरा लिख लिया, क्या क्या मिला था यहाँ से। अब जनरेटेड ईएमएफ का एक्सप्रेशन आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद खुद से मिल जाएगा। तो क्योंकि डीसी सीरीज था तो इसलिए वीटी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस प्लस वीवी एक्सप्रेशन के फॉर्म में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया इसका। तो बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, डीसी मशीन के क्वेश्चन ना बहुत सिंपल होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बस ये सॉल्व करना आना है। लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर का कंडीशन है, लॉन्ग शंट होगा। अब देखिए कंपाउंड मशीन जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल दोनों होता है। अगर हम लोग क्यूमुलेटिव पढ़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो फ्लक्सेस होती हैं, सीरीज एंड शंट की जो फ्लक्स होती है वो एडिटिव फॉर्म में होती है। मतलब अगर क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, मैंने आपको ये चीज लिखवाया हुआ था पहले भी, इसको नोट नहीं करना है, ये सब लिखा हुआ आपकी कॉपी में। क्यूमुलेटिव कंपाउंड है तो हमेशा फाई एस एच प्लस फाई एस सी होगा टोटल फ्लक्स, और अगर क्यूमुलेटिव की जगह डिफरेंशियल कंपाउंड है तो फाई एस एच माइनस फाई एस सी होगा। फाई एस एच बड़ा रहेगा इन बोथ केस, ठीक। तो फाई एस एच माइनस फाई एस सी हो जाएगा टोटल फ्लक्स, यानी कि अपोजिशन ऑफर होगा। फील्ड फ्लक्स हमेशा शंट फील्ड फ्लक्स सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जो फ्लक्स होगी उसको घटाएगी, उसको उससे माइनस कराएगी अगर डिफरेंशियल कंपाउंड है, क्यूमुलेटिव में सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर जब देखते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग शंट जो होती है वो पूरा सीरीज फील्ड प्लस आर्मेचर दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में एक साथ पैरेलल में होती है। शॉर्ट शंट के अंदर सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में रहेगी शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। दोनों का ईएमएफ का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट इन बोथ द केसेस। तो ईएमएफ का एक्सप्रेशन अलग से प्रॉपर नोट करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम का है।
इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है इससे। आर्मेचर करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, आईएससी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरी चीज, ठीक है। और इसके ऊपर का भी एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 200 वोल्ट का शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर है, आईएल 10 एम्पियर है, आरएससी 0.5 है, शंट फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस 50 ओम्स की और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 का है, तो बताओ कि जनरेटेड ईएमएफ कितना है। डायरेक्टली उसी ईएमएफ इक्वेशन के फॉर्मूले से बन जाएगा, बस सर्किट डायग्राम बना के जो वैल्यू गिवन है उसको एज इट इज पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे हुआ है और इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ से जस्ट बेसिक कैलकुलेशन करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज इट। डीसी जनरेटर के अंदर कंपाउंडिंग का एस्पेक्ट मैंने बताया हुआ था कि कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको रेटेड 200 वोल्ट की आउटपुट इससे चाहिए, अब मैं अगर 200 ही जनरेट करूंगा तो यहाँ जो ड्रॉप्स होंगे वो उसकी वजह से मेरा आउटपुट हो सकता है 190 मिले, 180 का आउटपुट मिले, तो मुझे कंपाउंडिंग करना होगा। अगर मुझे 200 चाहिए तो मुझे 210, 220, 30, 50 ऐसा कुछ जनरेट करना पड़ेगा, तब फिर ड्रॉप्स होने के बाद भी मुझे आउटपुट में एग्जैक्टली वही 200 मिले, ठीक है। तो जब हम कंपाउंडिंग करते हैं तो क्या होता है कि इससे अगर हम सपोज कर लीजिए ज़्यादा कंपाउंड कर दिए, हम लोगों ने 280 बना दिया और ड्रॉप हो रहा है सिर्फ 60 का या 40 का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 240 मिलेगा हमको 200 की जगह पे, ओवर कंपाउंडेड हो गई हमारी मशीन। तो ऐसा करके, या मान लीजिए हम लोगों ने कम कंपाउंडिंग किया तो आउटपुट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस फॉर्म में ना बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कंडीशंस होती है ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में जाती है कि मशीन हमारा ओवर कंपाउंडेड है, अंडर कंपाउंडेड है, ठीक है, कि लेवल कंपाउंडेड है, वो कंडीशंस होती है, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड के केस में यही चीज को देखा जाता है कि अगर ईजी को इंक्रीज करेंगे सच दैट वीटी इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड आउटपुट, तब उस कंडीशन को बोलते हैं कि मशीन हमारी ओवर कंपाउंडेड है, ठीक है। जो वीटी निकला, मान लो आपको 200 की रिक्वायरमेंट थी, 240 बन गया वीटी, ओवर कंपाउंडेड है, ठीक। वैसे ही अगर सपोज कर लो फ्लैट कंपाउंडेड कब बोलेंगे, जब वीटी रेटेड आउटपुट के बराबर होगा, जितना रेटेड आउटपुट चाहिए उतना ही टर्मिनल पे भेज भी रहे हैं हम लोग, तो दैट इज फ्लैट कंपाउंडिंग होता है। ड्रॉप्स वगैरह सब्ट्रैक्ट करके भी आपको उतना ही मिल रहा है, तो फ्लैट कंपाउंडेड मशीन है। और तीसरा होता है अंडर कंपाउंडेड कंडीशन, जहां आउटपुट जो होता है वो लेस देन द रेटेड होता है, ठीक है। तो रेटेड रिक्वायरमेंट थी 200 की, आउटपुट निकल के आया 180, तो इसका मतलब अंडर कंपाउंडेड मशीन है हमारी, ठीक है। तो वी की वैल्यू लेस देन द रेटेड यहाँ पे निकल के आती है। तो कंपाउंडिंग के समय हम सबको पता है कि 5SC ग्रेटर देन 5SH हो जाता है ड्यूरिंग कंपाउंडिंग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक एस्पेक्ट आया था यहाँ से आर्मेचर रिएक्शन का। हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम आर्मेचर करंट की बात करते हैं ना, अभी तक तो हम लोगों ने ये बोला कि मेन फ्लक्स जो होती है फील्ड फ्लक्स को ही बोलते हैं, उसी समय आर्मेचर से भी फ्लक्स बन रही है, आर्मेचर में भी तो सप्लाई जा रहा है ना, और आर्मेचर क्या है, इट इज ऑल्सो सेट ऑफ वाइंडिंग्स। तो जब उसमें से करंट जाती है तो वो भी एक फील्ड क्रिएट करती है जिसको हम लोग आर्मेचर फील्ड बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू द फाई ए। फाई ए किससे प्रोपोर्शनल होता है, ये आई ए से प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि आर्मेचर में करंट बढ़ रही है, फाई ए भी बढ़ेगा, फाई ए भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब तक लोड नहीं कनेक्टेड था तब तक हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक। जब मशीन को हम नॉर्मली रोटेट कर रहे थे तो वहां पे तब तक हमको ना इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जब लोड कनेक्टेड है, जब आर्मेचर करंट ड्रॉ हो रहा है प्रॉपर, तो वहां पर फाई ए बढ़ेगा। और फाई ए क्या करेगा, फाई ए ऑन द बेसिस ऑफ लेंस लॉ अपनी कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है इसकी, जो फील्ड फ्लक्स है वही उसकी कॉज है, उसी की वजह से ये क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि फाई ए जो होगा फील्ड फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब ये अपोजिशन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, फिलहाल इसी अपोजिशन को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि आर्मेचर की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं उसके बदले वो रिएक्ट कर रहा है बाई प्रोवाइडिंग द फाई ए, ठीक। तो इस अपोजिशन को ही हम लोग आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। और आर्मेचर रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। लोड इंक्रीज होगा, आर्मेचर करंट ज्यादा ड्रॉ होगी, फाई ए भी बढ़ेगा, तो आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो डीसी मशीन्स के अंदर आर्मेचर रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रिएक्शन और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग रिएक्शन। डीमैग्नेटाइजिंग रिएक्शन पूरा 180 डिग्री अपोजिट होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रिएक्शन जो होता है वो 90 डिग्री पर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो आर्मेचर फील्ड फ्लक्स जो होती है वो 90 डिग्री ऑफ द फील्ड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट ऐसा होता है, डिस्टॉर्टेड फ्लक्स मिलेगी आपको आउटपुट में, ठीक है। और दूसरी होती है डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, जहां पे आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स से सीधे सीधे अपोजिट वर्क कर रही होती है, मतलब 180 डिग्री अपोजिट में, ठीक है। तो इसको हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग बोलते हैं। एक और होता है मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, बट वो इस मशीन में नहीं होता, डीसी मशीन के अंदर नहीं होता। आगे चल के जब आप इंडक्शन और सिंक्रोनस पढ़ोगे तो वहां पर इसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स दो ही टाइप से होती है मेजरली, एक होता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक।
मशीन जब बिना लोड पे वर्क कर रही है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक निकले, और जब ऑन लोड पे है तब। अब ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है ये ई नॉट और आई एफ के बीच में ट्रेस होगी, फील्ड करंट और ई नॉट नो लोड ये में। ठीक, ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसको भी इंटरनल और एक्सटर्नल के फॉर्म में शो करते हैं, इंटरनल मशीन के अंदर और एक्सटर्नल जो टर्मिनल पे मिल रहा है आपको। तो इंटरनल ट्रेस होता है ईजी और आई ए के बीच में, और एक्सटर्नल ट्रेस होता है वीटी और आई एल के बीच में। ठीक है, अब शंट जनरेटर का कंडीशन है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है, कोई लोड नहीं कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत लेस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंडीशन पर देखिए आप इसका आउटपुट कैसा रहेगा। ये जो दिखाई दे रहा है 2 to 8 वोल्ट, दैट इज ड्यू टू द रेसिडुअल वोल्टेज, रेसिडुअल फ्लक्स। रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से आपको इसका स्टार्टिंग ही 2 या 8 वोल्ट के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, जीरो से नहीं शुरू होगा, यहाँ से ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप आई एफ को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ई नॉट बढ़ती जाएगी, और ई नॉट बढ़ते हुए एक लेवल पर जाकर के सैचुरेशन होगा। यहाँ पे कोई भी टाइप से आर्मेचर रिएक्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक डीसी शंट का। ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक में आप देखोगे तो ईजी और आईए के बीच में ट्रेस होगा। ठीक है, आईए जो होगा ISH प्लस IL के फॉर्म में होता है, और आप ध्यान रखना कि क्योंकि अब लोड कनेक्टेड है तो अब आर्मेचर रिएक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, आर्मेचर से करंट ड्रॉ होगी, आर्मेचर से करंट ड्रॉ हुई तो वहां पे रिएक्शन भी होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आप देखना कि अगर ये हमारा रेटेड लेवल है तो इससे थोड़ा नीचे बनेगा, स्टीप फॉर्म में रिड्यूस होता हुआ। जैसे जैसे आर्मेचर करंट में बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये इसकी लाइन और नीचे जाती चली जाएगी, यानी कि ईजी की वैल्यू घटती चली जाएगी यहाँ से। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, तो ईजी इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर्मेचर रिएक्शन, तो ये वैल्यू आपको यहाँ से रिड्यूस होती हुई दिखेगी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में क्या दिखा, इसको हम लोग टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज और लोड करंट इन दोनों के रिस्पेक्ट में ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो वीटी क्या हो गया, ईजी माइनस आई ए आर ए माइनस वीबी। जितनी ज्यादा आई ए ड्रॉ होगी उस रिस्पेक्ट में वीटी की वैल्यू उतनी रिड्यूस होती चली जाएगी। अच्छा, और आई ए इन दोनों करंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोगों ने देखा कि जब आई एल इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से आई ए इंक्रीज हो गया, तो एक सर्टन वैल्यू पे मतलब नियरली 125% ऑफ द रेटेड वाइंडिंग जो है डैमेज हो जाएगी, है ना, कॉजिंग द आई एल एंड वीटी टू रिड्यूस टू जीरो। तो आई एल और वीटी लगभग वहां से पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए हमको यहाँ से रिड्यूस होता हुआ दिखा, लेकिन आई एल तब तक इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से ये डैमेज हुआ, और डैमेज होने के बाद सीधे जीरो तक आया। तो एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ आई एल विल बी सो हाई कि वाइंडिंग जो है वो डैमेज ही हो जाएगी सीधे। तो ये ग्राफ इसीलिए वापस यहाँ से जीरो पे आती हुई मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, ड्रूपिंग नेचर होती है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछेगा कि क्यों ऐसा बोला जाता है डीसी शंट जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रूपिंग है। तो विद एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम आप इसको प्रूव करिएगा। इसके एप्लीकेशंस देख सकते हैं, एक्साइटर के तौर पे यूज करते हैं एक्साइटर के तौर पे यूज करते हैं सिंक्रोनस मशीन में, और डीसी बैटरी चार्जर के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट हो गई ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑन लोड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर के केस में भी यही होगा, बिल्डअप एंड देन उसके बाद सैचुरेशन, जैसे जैसे आईए बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे ईजी अप टू सैचुरेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग डीसी सीरीज जनरेटर की और इंटरनल और नो लोड कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल के साथ अगर आप चेक करें तो यहाँ पर किस तरीके से इंक्रीज होता है, आईएल का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वीटी के रिस्पेक्ट में, या ईजी और इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो आईए के फॉर्म में, या आईएससी और ई नॉट के फॉर्म में आप देख रहे हो। ये इंटरनल, नो लोड और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो नो लोड और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बीच का जो डिफरेंस है वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बीच का डिफरेंस ओमिक ड्रॉप की वजह से होता है, ओमिक ड्रॉप की वजह से। ये दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ये डिफरेंस वाले पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये कौन सा डिफरेंस किस रीजन से होता है। देन एप्लीकेशन आप देख सकते हो, डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हिली एरियाज के अंदर, कोरोना लॉस पावर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वोल्टेज बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको। कंपाउंड डीसी जनरेटर में क्या कैरेक्टरिस्टिक निकल के आई, ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे शंट और सीरीज के केस में दिख रहा था हमको। ठीक है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे भी वही ओमिक ड्रॉप, एआर की वजह से पहला ड्रॉप ओपन सर्किट और इंटरनल के बीच, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में ओमिक ड्रॉप का कंडीशन है। ठीक है, बट क्या ये कंडीशन सही है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो दिखा रहे हैं हम लोग कंपाउंड डीसी मशीन के केस में, तो ये तरीका सही नहीं है। तो राइट तरीका क्या होता है यहाँ पे, यहाँ तरीका ये होता है क्योंकि आपने कंपाउंडिंग किया हुआ है मशीन में, तो आपको कंपाउंडिंग के एस्पेक्ट से शो करना है इस चीज को। तो कंपाउंडिंग में आपको ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड या अंडर कंपाउंड की कंडीशन दिखानी है।
तो V ग्रेटर देन V रेटेड होगा ओवर कंपाउंड के केस में, VT इक्वल टू E नॉट होगा रेटेड, और अंडर कंपाउंड के केस में VT लेस देन रेटेड होगा। ये तीनों कंडीशंस को अगर हम लोग शो करें तो आपको दिखेगा कि ये रेटेड की कंडीशन है, तो इससे ऊपर ओवर कंपाउंड, इसके बराबर फ्लैट कंपाउंड और इससे नीचे अंडर कंपाउंड। ठीक है, और कोई कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो बेसिक जैसा आपको शंट के आउटर कैरेक्टरिस्टिक में दिखता था ड्यू टू AR, ये पूरा का पूरा सेगमेंट ड्यू टू AR दिखाई देता है, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो कंपाउंड डीसी मशीन की ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, IL वर्सेस VT आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो हमको मिलती है। ठीक है, वैसी ऑन लोड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे फील्ड की करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे VT यहाँ से रिड्यूस होता चला जाएगा। VT क्या होगा, रिड्यूस होगा, किसमें, डिफरेंशियल कंपाउंड में। क्यों ऐसा, क्योंकि phi माइनस phi हो रहा है वहां पे, कौन सा चीज, टोटल phi। तो phi टोटल आपका क्या हो रहा है, phi माइनस phi अपोज कर रहा है ना, कौन सी मशीन है, डिफरेंशियल कंपाउंड है। अच्छा, तो फील्ड की फ्लक्स जब जीरो हो जाएगी एक पॉइंट तक तो ये इंक्रीज होगा, लेकिन जब phi इक्वल टू phi हो जाएगा तो उस समय phi तो जीरो हो गया, phi जीरो हुआ तो Eg जीरो हो गया पूरा का पूरा। Eg जैसी जीरो हुआ तो देखो आपका VT ही पूरा जीरो हो गया ना, तो इसी वजह से इस वैल्यू तक VT पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज इट। एक बार में कंपाउंड मशीन हो चाहे शंट हो चाहे सेपरेटली एक्साइटेड हो चाहे सीरीज जनरेटर हो, सबकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक एक साथ आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग डीसी मोटर पे चलते हैं। अब डीसी मोटर में भी यही क्लासिफिकेशन है जो जनरेटर के केस में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड सेपरेटली, सेल्फ के अंदर का ये कैरेक्टराइजेशन और इसका फिर बेसिक क्लासिफिकेशन। मोटर क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है। जब डीसी शंट वाउंड मोटर की बात किया तो वहां पर हम लोगों ने यही पैरेलल कनेक्टेड इसका फील्ड वाइंडिंग को देखा। हम लोगों ने बोला कि भाई फाई अगर कांस्टेंट है तो n प्रोपोर्शनल टू EB है यहाँ पर, स्पीड ऑफ रोटेशन, और इस बेसिस पे बैक EMF का एक्सप्रेशन निकल के आया फॉर द मोटर। एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म में देखा टॉर्क के साथ क्या रिलेशन है, टॉर्क जो होगा प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA है यहाँ पे। ठीक, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA निकल के आया यहाँ पे कि जितनी आर्मेचर करंट आएगी उतना ही उसी के प्रोपोर्शन में टॉर्क आएगा, क्योंकि मोटर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली टॉर्क की बात होगी यहाँ पे। तो हम लोगों ने बोला टाउ A 1/τ A2 इज प्रोपोर्शनल टू IA 1/IA2। ठीक, क्वेश्चन बनाया इसके ऊपर, लिखा है 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई। अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स के हैं और 115 ओम्स के हैं, तो बताइए कि आर्मेचर करंट और बैक EMF कितना है। EMF इक्वेशन जो बनाया है उसी के बेसिस पर कैलकुलेट करिएगा, एकदम ईजी है, इसका कैलकुलेशन बन जाएगा आपसे। ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन भी फॉलो कर सकते हैं। देन फाई प्रोपोर्शनल टू फाई SC है, किसमें, ADC सीरीज मोटर के अंदर। ठीक, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट है वही फील्ड फ्लक्स बना रही है। ठीक है, तो फील्ड फ्लक्स उसी से प्रोपोर्शनल है। और फाई SC कब चेंज होगा, अगर फाई SC चेंज होगा तो फाई भी चेंज हो जाएगा, फ्लक्स विल वेरी एंड विल नॉट बी कांस्टेंट हियर। तो ना डीसी सीरीज मशीन के केस में फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता। अगर फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है तो n प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई पूरा रखना पड़ेगा आपको। तो फाई के भी कम ज्यादा होने से स्पीड में चेंजेस होंगे, एटलीस्ट तब तक, तो जब तक सैचुरेशन ना हो जाए। एक बार कोर सैचुरेट हो जाएगी तो फ्लक्स से फिर कोई लेना देना नहीं रहेगा आपको, तो फ्लक्स आप कितना भी बढ़ा लो उससे कोई चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो शंट में और सीरीज में मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे फाई जो होगा ना सीरीज के केस में वो कांस्टेंट नहीं होगा, अप टू सैचुरेशन तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो टॉर्क का क्या सीन है, अब टॉर्क के केस में भी यही दिक्कत आएगी कि फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है। फ्लक्स नहीं कांस्टेंट है ना, तो आपको फ्लक्स का इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा। जैसे शंट में आपने बोल लिया कि टाउ A 1/τ A2 इज इक्वल टू IA 1/IA2, यहाँ नहीं बोल सकता, यहाँ पे आपको फाई 1/φ2 का भी मल्टीपल लेके चलना पड़ेगा। कोर सैचुरेट होने से पहले यही कंडीशन आएगी हमेशा, और जब कांस्टेंट हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जब इसको डिराइव करते हैं आप, तो आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है ये भी प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, और ऑलरेडी मल्टीप्लाई में आर्मेचर करंट है। तो टॉर्क जो होता है दैट इज मल्टीप्लाइड, दैट इज प्रोपोर्शनल विथ IA का स्क्वायर, IA इंटू IA पूरा उसके ऊपर। तो आर्मेचर करंट के स्क्वायर वैल्यू से प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर के केस में बैक EMF का एक्सप्रेशन यहाँ से देख सकते हैं, है ना, डीसी सीरीज मोटर का। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गई, देखो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक 3 फॉर्म में बताएंगे हम लोग। ठीक है, किसी भी डीसी मोटर के लिए एक होगा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, दूसरा होगा टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड थर्ड इज स्पीड वर्सेस टॉर्क। इसको मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक, तो ये तीनों ही मशीन के लिए, ये तीनों ही फॉर्म में हम लोग देखें तो देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड के केस में रेटेड से ऊपर नो लोड स्पीड की ये लेवल है। ठीक है, IA वर्सेस स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग शो करें, तो आर्मेचर करंट को जैसे जैसे बढ़ाओगे
स्पीड अप टू इन्फाइनाइट चला जाएगा डिफरेंशियल के अंदर। डीसी शंट के अंदर आपको रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, नो लोड स्पीड से नीचे चली जाएगी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड में भी उससे नीचे जाएगी, और सीरीज के अंदर भी ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अगर टॉर्क वर्सेस आईए की बात करेंगे तो इनिशियली राइज ही होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, डिफरेंशियल में इस पॉइंट के बाद ये ड्रॉप हो जाएगा और अच्छा खासा ड्रॉप होगा अप टू 0। शंट के केस में लीनियरली राइज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, शंट के केस में, क्यूमुलेटिव के केस में भी ये राइज होगा, सीरीज के केस में भी ये राइज ही होगा। ठीक है, सीरीज के केस में टाउ है प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर, शंट के केस में क्या हुआ, टाउ है प्रोपोर्शनल टू आई ए, इसीलिए आपको ये ग्राफ कैसे दिखाई दिया, लीनियर, लेकिन यहां पर कैसा दिखाई दिया, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पैराबोलिक फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सीरीज के केस में। तो इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इस मशीन को कहाँ पे यूज करते हैं एग्जामिनेशन में। डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन थ्योरेटिकल यूज में आपको पूछेगा, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अंदर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डीसी सीरीज मोटर जो है इसका कहाँ पे यूज होता है, या डीसी शंट मशीन जो होता है उसको किस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन का कोई भी यूज नहीं है, प्रैक्टिकल कोई यूज इसका नहीं रहता है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हुए थे, इसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं डीसी मशीन के स्टार्टर की। तो डीसी मोटर स्टार्टर जो होता है उसका क्या यूज है, तो इनिशियली बैक ईएमएफ जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन। ठीक है, अब एन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लिखते हैं ईबी अपॉन फाई। तो जब मशीन रेस्ट के स्टेट में तो बैक ईएमएफ कितना है, 0, कोई बैक ईएमएफ नहीं है वहां पे। ठीक है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग एन की वैल्यू कैसी है, 0 है। ईबी क्या हो जाएगा यहां से, ईबी भी 0 हो जाएगा पूरा। ठीक, और ईबी इज इक्वल टू वीटी माइनस आई आर है, ईबी इज इक्वल टू वीटी माइनस आई आर है। व्हाट विल हैपन टू आई ए, ईबी 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो वीटी को उधर भेज दोगे आप, माइनस वीटी इज इक्वल टू माइनस आई आर है। ठीक है, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया, आई ए का एक्सप्रेशन आया आपके पास कितना, वीटी बाई आर ए। और मैंने पहले ही बताया था कि वीटी की वैल्यू तो जो है मान लो 200 है, आर ए की वैल्यू अगर 0.5 भी है तो आर्मेचर करंट 400 बन जाएगी, वहां से 400 एम्पियर का आर्मेचर करंट ड्रॉ होने लग जाएगा यहाँ पे, जो कि बहुत हाई वैल्यू है, जिससे वाइंडिंग में डैमेज हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे डीसी मशीन्स को स्टार्टर की जरूरत होती है। स्टार्टर जो स्टेप बाय स्टेप आउटपुट प्रोवाइड करे एज अ इनपुट टू द डीसी मोटर, और डीसी मोटर ग्रेजुअली स्टार्ट हो, एट वंस में। तो ये करने के लिए हम लोग देखिए इसी की बात कर रहे थे, आई इज इक्वल टू वीटी अपॉन आर। ठीक है, तो इनिशियल करंट हाई हो जाती है मशीन जब रेस्ट से मोशन की स्टेट में आती है, तो उससे बचाने के लिए हमको स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो एक इनिशियली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ देते हैं सीरीज में विद आर्मेचर, ये आर एक्सटी कैसे कंट्रोल करेगा, वीटी अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटी के फॉर्म में, आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा है इसको। ठीक है, तो मशीन जब रन करेगी तो एन बढ़ेगा, उससे ईवी बढ़ेगा। ठीक है, आर एक्सटी अब यहाँ जरूरत नहीं है, मशीन एक बार रनिंग के स्टेट में आ गई ना तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आपको हटा देना होता है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की अब जरूरत नहीं पड़ती है, तो स्टार्टर उसी चीज को एलिमिनेट करता है। स्टार्टर का पूरा वर्किंग ही इसी चीज के ऊपर बेस करता है। तो हमारे पास 3 टाइप के स्टार्टर होते हैं, एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर एंड तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। हर एक स्टार्टर दूसरे वाले से एडवांस किस मायने में होता है उसको समझते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल आर ई एक्स टी लगे हुए हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक आर्म या लीवर लगा हुआ है जो स्प्रिंग के थ्रू इधर कनेक्टेड है, और ये इस पूरा ड्यू कोर्स में जब घूमेगा तो यहाँ पे होल्ड कॉइल लगी हुई है, होल्ड ऑन कॉइल, जो इसको होल्ड करके रखेगी। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगी तो कॉइल इस आर्म को चिपका के रखेगी यहाँ पर, और जब ये इस पोजीशन पे आता है 6th पोजीशन पे, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है टू द मेन सप्लाई लाइन अलॉन्ग विद द मशीन। बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती। तो ये हमारी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। शुरुआत में इतने रेजिस्टेंस की हमको जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आर एक्स टी का एग्जाम्पल दिया आपको कि आपने आर्मेचर करंट को अगर कम करना है तो आप इसको लिखे वीटी अपॉन आर ए, और इसके साथ आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। शुरुआत में जब मशीन रेस्ट के स्टेट में है, मशीन को अब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। जैसे जैसे मशीन का रोटेशन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आर एक्स टी को कम करते जाना है आपको। ठीक है, तो यही इफेक्ट यहाँ से क्रिएट होता है। इसके अंदर एक ओवरलोड ट्रिप भी प्रोवाइडेड रहता है यहाँ से। तो जब डीसी सप्लाई जाती है तो इनिशियली यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जब कनेक्टेड होगा तो सारी रेजिस्टेंसेस के थ्रू होते हुए सप्लाई जाएगी, तो आर एक्स टी की वैल्यू बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो वो आर्मेचर में जाने वाली करंट को लेवल की। जैसे जैसे ग्रेजुअली सप्लाई इंक्रीज होती गई वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस को ये छोड़ता चला गया। एक एक रेजिस्टेंस को छोड़ते हुए जब आगे बढ़ेगा तो इस कॉइल में इतना मैग्नेटिज्म हो जाएगा कि ये इसको होल्ड कर सकती है। ठीक है, और पूरी की पूरी फुल सप्लाई जो है, फुल रेटेड सप्लाई इस मशीन के थ्रू जाने लग जाएगी।
अब इन केस अगर किसी भी टाइप से शॉर्ट होता है, किसी भी टाइप से ओवरलोडिंग होती है, तो ये ओवरलोड ट्रिप जो है वो एक्टिवेट होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होगा, ये इसको चिपकाएगा, ये प्लंजर ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा और ये होल्ड कॉइल छोड़ देगी इसको, इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और ये आर्म वापस आ जाएगा अपनी जीरो पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट स्टार्टर है। 2 पॉइंट स्टार्टर की वर्किंग है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग डीसी सीरीज मोटर के केस में यूज करते हैं। ठीक, व्हाट अबाउट द 3 पॉइंट स्टार्टर? 3 पॉइंट स्टार्टर में ना किससे किससे कनेक्शन होता है? लाइन से कनेक्टेड होता है, एफ यानी कि फील्ड से कनेक्शन होता है, और ए मतलब आर्मेचर से कनेक्टेड होता है। लाइन, फील्ड, आर्मेचर, LFA, इससे कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ना ओवरलोड रिलीज स्प्रिंग जो होता है वो भी होता है, नो वोल्ट कॉइल भी होता है यहाँ पे अवेलेबल, और ये क्योंकि फील्ड को साथ में कनेक्ट करके रखता है, एनवीसी के साथ फील्ड कनेक्टेड होती है, तो फील्ड के लिए आप सेपरेटली कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, किसके स्टार्टिंग में यूज होता है? डीसी शंट और डीसी कंपाउंड मशीन के केस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो इनिशियली REXT बढ़ता है आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। ठीक है, फील्ड को कनेक्ट किया हम लोगों ने सीरीज विद द नो वोल्टेज कॉइल। तो अगर मोटर स्पीड गेन करती है, N बढ़ा, बैक EMF बढ़ा, तो प्लंजर जो होगा धीरे धीरे NVC की तरफ आगे बढ़ेगा और NVC जो होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। रेटेड स्पीड पे EB रेटेड हो जाता है, और अगर ओवरलोड आती है यहाँ पे तो ओवरलोड रिले जो है वो काम करेगा, वो रिलीज करेगा, वो ऑपरेट करेगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा NVC को, जिससे कि प्लंजर जो है वो छूट जाएगा वहां से और वापस चला जाएगा अपने ऑफ पोजीशन पे। बट एक दिक्कत है, अगर सप्लाई सडनली जीरो हो जाएगी तभी भी NVC प्रोटेक्ट करता है इस मोटर को, यहां तक तो ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी कि NVC क्योंकि जब प्लंजर ऑफ होगा ना, जब ओवरलोड रिले जब काम करेगा तो प्लंजर को एक्टिवेट करेगा और नो वोल्टेज कॉइल छोड़ देगी उस आर्म को, वो वापस चला गया, तो नो वोल्टेज कॉइल डीएक्टिवेट हुई। और आपको पता है कि नो वोल्टेज कॉइल से ही फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, LFA, तो F इज फॉर फील्ड वाइंडिंग, तो शंट फील्ड वाइंडिंग इसी से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सडनली फील्ड में सप्लाई जीरो हो जाएगी, जो कि अनडिजायरेबल कंडीशन है ना। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर में हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड के साथ साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं एक अलग से पैरेलल में, और उसके साथ कनेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं NVC का, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या कनेक्शन होता है हमारे पास? लाइन, फील्ड, आर्मेचर और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि NVC के साथ जुड़ेगा। तो नो वोल्टेज कॉइल को हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, बस इतना ही मेजर डिफरेंस होता है जो उसी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इसको भी हम लोग कहाँ यूज करते हैं? डीसी शंट एंड डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये ज्यादा प्रीफर होता है 4 पॉइंट स्टार्टर एज कंपेयर टू 3 पॉइंट। ठीक है, तो 4 पॉइंट में NVC कहाँ आ गया? पैरेलल विद द फील्ड कॉइल आ गया, फील्ड कॉइल जो थी उसके साथ पैरेलल में NVC आ गया, तो वो करंट का डिवीजन क्रिएट कर दिया उसने वहां से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। तो डीसी शंट मोटर के केस में जब स्पीड कंट्रोल करते हैं तो हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं, फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और सप्लाई वोल्टेज का कंट्रोल। ठीक, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल कैसे करते हैं? फील्ड के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा करके। ठीक है, तो फील्ड फ्लक्स का कंट्रोल इस हिसाब से हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड है नेक्स्ट यहां से देखेंगे हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो आर्मेचर के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इनिशियली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की क्या कंडीशन रहेगी? देखो REXT जैसे जैसे इंक्रीज होगा ना, बैक EMF कम हो जाएगा। यहाँ पे REXT का इफेक्ट दिखेगा आपको, इसको जैसे इंक्रीज करूंगा बैक EMF कम हो जाएगा, तो स्पीड को ये कंट्रोल में रखेगा। ठीक है, शुरुआत में REXT को लो रखेंगे, मशीन हमारी जो होगी इनिशियली ग्रेजुअल स्पीड के कंडीशन पर आएगी, और ये अंडर द रेटेड स्पीड के फॉर्म में कंट्रोल प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे अगर सपोज कर लो REXT को मैं इतना बढ़ा दूं कि ये जो ड्रॉप हो रहा है ये VT के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन पे क्या होगा? EB जीरो हो जाएगा, और EB अगर जीरो हुआ तो N इज प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5 लिखे हुए थे हम लोग। EB जीरो हुआ तो पूरा स्पीड ही जीरो हो जाएगा और मशीन आपकी स्टॉल कंडीशन पे आ जाएगी। इस कंडीशन में, स्टॉल कंडीशन में, सडन रेस्ट का स्टेट होगा, तो दैट इज नोन एज द स्टॉल कंडीशन। ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल में हम लोग इनिशियली सप्लाई वोल्टेज को ही डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, बट ये करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे डायरेक्टली VT को हम लोग कंट्रोल करके चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो इस तरीके को हम लोग वॉर्ड लियोनार्ड एलिग्नर मेथड के फॉर्म में जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट किया, ये IM जो होगा अपनी शाफ्ट को कपल करके DC जनरेटर को ड्राइव करेगा। ठीक है, और DC जनरेटर जो होगा ना एक्सटर्नल फील्ड के साथ कनेक्टेड होगा, फील्ड इसका इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फील्ड, तो फील्ड पे असर नहीं पड़ेगा इसके रोटेशन का। इसके साथ पैरेलल में DC शंट मोटर कनेक्टेड होगा, DC शंट मोटर का भी एक्सटर्नल फील्ड होगा। तो अब सीन ये है कि जैसे ही मुझे इसको कंट्रोल करना है शंट मोटर की स्पीड को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से IM की सप्लाई को कंट्रोल करूंगा, जिससे IM में चेंजेस होगा, IM की शाफ्ट का रोटेशन बदलेगा,
डीसी जनरेटर जो होगी इसकी आउटपुट जो होगी वो वीटी बनेगी, वही हमारी टर्मिनल वोल्टेज बनेगी फॉर दिस डीसी शंट मोटर। अब डीसी शंट मोटर का जो स्पीड होगा वो वेरी करेगा विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिंग द एक्सटर्नल फीड। तो एक्सटर्नल फीड में कुछ वेरिएशन करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्रॉपर मेथड होता है और इसका काफी यूज होता है। ये देखिए इस अकॉर्डिंग। तो खैर ये एक्सप्रेशन देखा हुआ हम लोगों ने पूरा। डीसी सीरीज मोटर के केस में भी आपने देखा हुआ है कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, स्पीड कंट्रोल किस किस फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड हम लोग बोलते हैं कि फील्ड के साथ डाइवर्टर रेजिस्टेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर स्पीड कंट्रोल। आर्मेचर डाइवर्टर देखा कि आर्मेचर डाइवर्टर जो है वो कैसे काम करता है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो फील्ड टैपिंग कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन, सीरीज एंड पैरेलल दोनों ही एस्पेक्ट में देखा कि कैसे ऑपरेट करते हैं, ये पैरेलल के केस में देखा। तो ये सब एक्सप्रेशन बहुत काम के हैं, इसको फॉलो करिएगा आप लोग। और एक लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा ब्रेकिंग इन द डीसी मशीन, डीसी मोटर की ब्रेकिंग कैसे करते हैं, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये टोटल 3 मेथड से होता है, प्लगिंग होता है, देन उसके बाद डायनामिक ब्रेकिंग होता है एंड रीजनरेटिव टाइप का ब्रेकिंग होता है, ठीक है। कौन सा ब्रेकिंग किस कंडीशन में प्रोवाइड होता है उस पॉइंट को समझना जरूरी है। प्लगिंग कैसे करते हैं हम लोग, प्लगिंग करने के समय हम लोग डायरेक्टली जो मशीन होती है, मोटर जो होती है, उसकी आर्मेचर का रिवर्सल कर देते हैं सप्लाई के साथ। फील्ड हमारा अभी भी एक्साइटेड होता रहता है, फील्ड की एक्साइटेशन को नहीं हटाते हैं, सिर्फ आर्मेचर की कनेक्शन को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से क्या होता है, उल्टा करने से जो न्यू टॉर्क होगी, ध्यान रखिएगा, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे अपोजिट कर दूंगा ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर मैं अपोज कर दूंगा तो पूरे सप्लाई को अपोज कर दूंगा, तो उस कंडीशन में न्यू टॉर्क जो होगी ना -5SH और -5A होने की वजह से अल्टीमेटली 5SH × 5A ही बचेगी। तो टॉर्क में कोई रिवर्सल नहीं हुआ। मकसद ये है कि टॉर्क उल्टा करना है, अभी मशीन में जो टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क क्रिएट करना है। वो तब पॉसिबल होगा जब फील्ड अभी भी वैसे ही एक्साइटेड होगा, उसी डायरेक्शन में एक्साइट होता रहेगा जैसे पहले हो रहा था, सिर्फ इन दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन बदलनी चाहिए। तो आर्मेचर की डायरेक्शन को हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज प्लगिंग। प्लगिंग के केस में क्या होता है, प्लगिंग के केस में हम लोग ये करते हैं, इसकी डायरेक्शन अपोजिट तो करते ही हैं, और प्लगिंग से पहले क्या हो रहा होता है, देखो हम लोग यहाँ से सिर्फ आर्मेचर की डायरेक्शन अपोजिट की, जिससे आर्मेचर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई और टाउ ए न्यू जो है वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव टॉर्क क्रिएट हुआ। तो नेगेटिव टॉर्क क्या करेगा, अपनी मेन टॉर्क को अपोज करेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मशीन का रोटेशन तो कम होते होते 0 पे आएगा, लेकिन अगर आप वहां से डिस्कनेक्ट नहीं किए, उसको आइसोलेट नहीं किए सप्लाई को, तो मशीन उल्टा भी घूमने लग जाएगी वहां तक। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्लगिंग करने के समय। तो ड्यूरिंग प्लगिंग की ये कंडीशन निकल के आई। नेक्स्ट होता है डायनामिक ब्रेकिंग। डायनामिक ब्रेकिंग को हम लोग रियोस्टैट या रेजिस्टेंस ब्रेकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करता है, आप सबको पता है कि ब्रेकिंग से पहले आर्मेचर करंट VT - EB/RA के फॉर्म में हम लोग शो करते हैं, ठीक है। अब ब्रेकिंग के समय क्या होता है उसको देखिएगा। हम लोग इसको आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम द मेन सप्लाई, किसको, आर्मेचर सेगमेंट को, और इसको कनेक्ट कर देते हैं विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RL। अब होता क्या है कि टाउ ए न्यू जो होगा 5 × -IA, टाउ ए न्यू नेगेटिव हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। स्टेप्स क्या है, आर्मेचर टर्मिनल को डिटैच करते हैं फ्रॉम द सप्लाई और कनेक्ट कर देते हैं टू अ हैवी लोड। फील्ड अभी भी सप्लाइड हो रहा है फ्रॉम द सोर्स से अभी भी फील्ड में हम लोग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर वहां पर ब्रेकिंग प्रोवाइड होती है। ये इस लोड को फीड कराता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये ब्रेकिंग एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। लास्ट टाइप की ब्रेकिंग हो गई रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में बस एक ही सिचुएशन को याद रखना आपको कि ये तब काम करता है जब लोड ड्राइव करने लग जाए शाफ्ट को। फिर से सुनिएगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एस्पेक्ट बस इतना ही है कि व्हेन द लोड स्टार्ट्स टू ड्राइव द शाफ्ट ऑफ द मोटर, देन रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी डन। हिली एरियाज में ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं हम लोग, जितना भी हिली एरियाज जो होता है, स्लोपी एरियाज जो होता है, वहीं पर ये काम करता है ज्यादातर, तो इसको वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब तो गियर अरेंजमेंट से इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल एरियाज में भी रीजन काम करता है और गुड लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। तो हमको पता है कि EB या EG जो है प्रोपोर्शनल टू 5 × N है। N अगर रिड्यूस होगा, ये कांस्टेंट है, E भी रिड्यूस हो जाएगा, तो मोटरिंग ऑपरेशन फिर भी कंटिन्यू होती रहेगी यहाँ से, ठीक है। अगर VT ग्रेटर देन EB हुआ तो सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन बैक EMF अगर है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में डाउन हिल का अगर केस आया तो क्या होगा, N बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। जब आपकी गाड़ी डाउन हिल उतर रही है तो बैक EMF बढ़ेगा, 5 × N इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब N इंक्रीज होगा अल्टीमेटली। तो EV बढ़ी तो एट अ सर्टेन लेवल EV बिकम्स ग्रेटर देन VT, तो बैक EMF VT से भी बड़ा हो जाता है, तब वो सप्लाई करने लग जाता है एनर्जी को। यही एकमात्र ऐसी ब्रेकिंग होती है जिसमें ब्रेकिंग करने के समय एनर्जी का सप्लाई मिलता है हमको सोर्स की तरफ, ये सोर्स को एनर्जी देती है वापस। क्यों? क्योंकि अब लोड ड्राइव कर रहा होता है हमारे शाफ्ट को। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है इसको हम लोग उस ईवी की बैटरी को वापस से चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है ईवीज के अंदर।
सो व्हेन दिस कंडीशन अराइजेस देन द मोटर स्टार्ट्स डिलीवरिंग पावर टू द सप्लाई लाइन, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ सप्लाई कैसी होती है, अपोजिट, तो टॉर्क भी अब रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट सप्लाई जा रही तो टॉर्क में भी रिवर्सल होगा, करंट में अपोजिशन आया तो, और उस रिवर्सल की वजह से वहां पे ब्रेकिंग होगी। तो वो ब्रेकिंग एकदम सडन तो नहीं होगी, बट हाँ इसको नेचुरल ब्रेकिंग प्रोसेस बोलोगे, और ये हिली रीजन्स में बहुत प्रिफरेबल रहती है। आइए रिवर्स हुआ तो टाउ ए भी यहाँ से रिवर्स हो गया, इसलिए आप देखें कि नया टॉर्क जो बना वो अपोजिट टू प्रीवियस टॉर्क बना। क्यों? क्योंकि अब लोड की तरफ से सप्लाई कहाँ जा रही है, सोर्स के अंदर जा रही है ना, तो इसीलिए वजह से डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है वो चेंजेस हुआ, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इसमें कनेक्टेड रहिएगा, इसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यू वीडियोस जो भी आने को होंगे, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसी के साथ डीसी मशीन्स का ये सेशन एक शॉर्ट रिवीजन के फॉर्म में कंप्लीट होता है। समय जितना भी ज्यादा लगा हो, लेकिन आई होप कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो समय है उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। इसका भी एक सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चंस, ऑल चैप्टर्स जितने आपने पढ़ा हुआ है वो लेकर के लाऊंगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सेशन को एंड करते हैं अब। आई होप आपको ये वन शॉट इफेक्टिव लगा होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एलटी स्विच गियर एंड कंट्रोल का जो पोर्शन चल रहा है वो चलता रहेगा, कंप्लीशन आपका बहुत गुड वे में उस मॉड्यूल का होगा, और देन आफ्टर उसका भी हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अब अगला वीडियो जो होगा वो एलटी स्विच गियर का कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वाचिंग ऑल ऑफ दिस लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। जय हिंद।